जय निवासी साथियों, मैं सुनील यादव। ईवीएम भारत में क्यों लाया? अब न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, व्यवस्था पे ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पे ब्राह्मणों का कब्जा है। सारे डेमोक्रेटिक तंत्र पे जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। तो अगर भारत में हर डेमोक्रेटिक संस्था पे ब्राह्मणों का कब्जा है तो भारत में कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसके पीछे ब्राह्मणों का हाथ होता है। तो भारत में ईवीएम क्यों लाया गया? तो हम देखेंगे कि मंडल कमीशन की जागृति जब आई लोगों में, काका कालेलकर आयोग को कांग्रेस ने सबोटेज किया, उसको पटल पे लाने नहीं दिया गया। फिर मोरारजी देसाई नाम का ब्राह्मण ने उस आयोग को कचरे के डिब्बे में डाल के फिर नया आयोग बनाने की घोषणा की ताकि मतलब लोगों को बहकाया जा सके। तो मंडल कमीशन बना, उसके बाद में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए आंदोलन हुआ। तो ब्राह्मणों ने देखा कि मंडल कमीशन अगर लागू होता है, या मंडल कमीशन लागू तो बाद में होगा, मंडल कमीशन की जागृति ही अगर ओबीसी के अंदर हो जाती है तो ब्राह्मणों को डर लगा कि ओबीसी अगर जागृत हो गया तो हजारों साल की जो गुलामी उनकी कर रहा है ओबीसी, और उनकी व्यवस्था को बनाए रखने में ओबीसी जो अपने कंधे पे उनको ढो रहा है, वो जो इस ओबीसी जागृत हो गया तो वो व्यवस्था उनकी खत्म हो जाएगी। तो इस ओबीसी जागृत ना हो, इसके लिए उन्होंने दो काम किए। एक तो उसको हिंदू के नाम पे ब्राह्मणों का गुलाम बनाने के लिए और तेज मतलब आंदोलन चलाया, जिसको हम लोग राम मंदिर आंदोलन बोलते हैं, मंडल का मंडल आयोग आंदोलन। और दूसरा काम किया, हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे थे कि मंडल कमीशन को दबाने के लिए कमंडल का इन्होंने आंदोलन चलाया, कांग्रेस के ब्राह्मणों ने और आरएसएस के ब्राह्मणों ने मिलके, और कम्युनिस्ट के ब्राह्मणों ने इनको मूक समर्थन दिया। तो उसके बाद हम लोग ये ध्यान दे रहे थे, ये तो जानकारी सबको धीरे धीरे पहुंच रही थी, लेकिन उसी पीरियड में इन्होंने एक दूसरा भी हथियार ओबीसी के खिलाफ उपयोग में लाया, वो था ईवीएम मशीन। तो जब इनको लगा कि सत्ता पे रहना, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद ही मंडल कमीशन को सबोटेज किया जा सकता है, सत्ता में रहने के बाद ही मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना नहीं करना वो तो हमारे हाथ में होगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा सत्ता में रहना जरूरी है। तो एक तरफ जो है ओबीसी को गुलाम बनाने के लिए उनको हिंदू के नाम पे इकट्ठा करना शुरू किया, मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू किया, राम मंदिर का आंदोलन चलाया, मस्जिद गिराई, मस्जिद गिराने के बाद दंगे कराए, दंगे कराने के बाद हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराया। ध्रुवीकरण के साथ साथ जब उनको लगा कि सिर्फ इसी से हमारी सत्ता नहीं आ सकती, तो उन्होंने ईवीएम मशीन को, जो उनका प्लान पहले से दिमाग में था, कि उन्होंने सोचा कि भाई अब लोग जागृत हो जाएंगे तो हमारी सत्ता कैसे बचेगी। तो उन्होंने उसी समय इंटरनेशनल, अब भारत में उनको इसका तोड़ नहीं दिख रहा था कि भाई अपनी सत्ता को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने इंटरनेशनली इसका सोल्यूशन ढूंढा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसा है क्या मसला, कि भारत में तो उनको कुछ मसला मिला नहीं, कि भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आधार बना के रोका जा सके। हिंदू मुसलमान का एक मसला उनको मिला तो उन्होंने उसके ऊपर मेहनत करना शुरू किया, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण पे। लेकिन फिर भी उनको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये कितना दिन चलेगा, कब तक चलेगा, या होगा भी सफल कि नहीं होगा, क्योंकि लोग उसमें भी जागृत हो रहे थे। तो इन्होंने ईवीएम जो इंटरनेशनली हुआ क्या था कि इन्होंने पता लगाया कि इंटरनेशनल ब्राह्मण जो है वो यहाँ के ब्राह्मणों को दिमाग दिया। क्या दिमाग दिया? कोई नीदरलैंड जैसे नीदरलैंड में मतलब कि ईवीएम उपयोग कर करके बंद हो गया। आयरलैंड में 51 मिलियन पाउंड खर्चा हुआ, उसके बाद में वहां की सरकार ने ये पाया कि भाई इसमें मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, इसको बंद कर दिया जाए। जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट ईमानदार है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में तो सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो वो ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए फैसले सुनाते हैं। लेकिन जर्मनी की कोर्ट जो है वो ब्राह्मणों को, वहां वो ईमानदार है, उसने तुरंत देखा कि भाई ईवीएम मशीन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो उन्होंने तुरंत बैन लगा दिया। इटली ने बैन कर दिया, यूएस ने बैन किया, वीवीपैट की काउंटिंग के साथ में उन्होंने मतलब कि उसको चालू किया कुछ कुछ जगह पे खाली, और वेनेजुएला ने बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिनलैंड ने उसको डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बैन किया।
तो इंटरनेशनल ब्राह्मणों ने देखा कि, और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इन्होंने तो कभी यूज ही नहीं किया ईवीएम, ये तो अभी भी बैलेट पेपर पे ही इनका विश्वास है। तो इन्होंने, इंटरनेशनल ब्राह्मणों ने देखा कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मशीन का इजाद हुआ है जो लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब तो है, लेकिन यहाँ के लोग जो है जागृत हैं, इसलिए वो मशीन ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रही है। तो क्यों ना वो मशीन जो है हम लोग इंडिया में लागू कर दें। और इंडिया के लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको समझते समझते भी कम से कम 100-200 साल लग जाएंगे। एजुकेशन हम देंगे नहीं तो एजुकेटेड होंगे नहीं, तो ये टेक्निकल मामला उनको जल्दी समझ में आएगा नहीं। तो उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया 80 के दशक में, और पूरी तरह से 2004 में इन्होंने लागू कर दिया। तो 2004 में लागू कर दिया, और बम्पर वोटों से ब्राह्मणों की पार्टियां, ब्राह्मणों की 1 नंबर की पार्टी कांग्रेस है, 2 नंबर की पार्टी बीजेपी है, तो ये ब्राह्मणों की पार्टियां बम्पर वोट से जीत के आने लगी। इसमें कांग्रेस ने जब ईवीएम का उपयोग करके अपना सत्ता पे वर्चस्व रखना शुरू किया, तो बीजेपी के ब्राह्मणों को बुरा लगा कि भाई मलाई खा रहे हो हम लोग, आप लोग अकेले अकेले हमको नहीं दे रहे हैं। तो बीजेपी के ब्राह्मणों ने कहा कि हम इसकी पोल खोल देंगे। तो बीजेपी के ब्राह्मणों ने 2 किताबें लिखी। ब्राह्मणों ने ईवीएम मशीन लाया यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए, और इसके विरोध में ब्राह्मण ये किताब लिख रहा है। मैं दिखाता हूं आपको। एक ये किताब आपने देखी होगी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, एक ब्राह्मणों ने लिखी। एक और किताब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल, ये सुब्रमण्यम स्वामी के ब्राह्मण द्वारा लिखी गई, तो जो जनता दल का ब्राह्मण था। तो ब्राह्मणों ने ही इसके खिलाफ जो है कोर्ट में गए, इन्होंने सबूत पेश किया कि ईवीएम मशीन कैसे हैक हो सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बैठे ब्राह्मणों ने ईवीएम बंद करने की जगह एक नई बदमाशी वहां ला दी कि ईवीएम के साथ में एक और मशीन जोड़ दिया जाए, ताकि उनकी बदमाशी पे पर्दा और डाला जाए। जर्मनी की ईवीएम पे जब लोग कोर्ट में जाते हैं तो जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट वहां का ईवीएम को बैन कर देती है, और भारत के लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मण बैन करने की जगह उनको नया आइडिया देते हैं कि भाई इसके साथ में एक और मशीन जोड़ दी जाए, ताकि मतलब कि लोगों को पता ना चले। तो ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाने का जो है नाटक वो लोग खेलते हैं, और वीवीपैट लगाने के पहले ये नियम बना देते हैं कि वीवीपैट पे जो पर्चियां हैं उसको टैली नहीं किया जाएगा। नियम पहले बनाते हैं, बाद में वीवीपैट लाते हैं। तो वीवीपैट क्या है कि भाई आपने वो मशीन में दबाया बटन, और उसकी पर्ची 5-7 सेकंड के लिए आएगी। पहली बात तो 5-7 सेकंड के बाद पर्ची आएगी, तो अगर नहीं गिनने का नियम बनाया तो वीवीपैट लगाने का मतलब ही नहीं हो गया। और अगर वीवीपैट लगा के पर्चियां ही गिननी है तो फिर बैलेट पेपर क्यों नहीं? ये कहते हैं बैलेट पेपर से बूथ कैप्चरिंग होती है। तो बूथ कैप्चरिंग होती है तो आप सीसीटीवी कैमरा लगाओ, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, सीसीटीवी कैमरा लगाओ और उसको कंट्रोल रूम से जोड़ दो, देखते रहो कहाँ कहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही है। जहां बूथ कैप्चरिंग हो वहां सेना भेज दो, सेना को रिस्ट्रिक्ट करो, उसके बाद रीपोल करा दो। अगर नहीं फिर रुक रहा है तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगा के आप इसको रोक सकते हैं। आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ कहाँ बूथ कैप्चरिंग हुआ है, वहां फिर से इलेक्शन करा सकते हो। लेकिन ये सब बहानेबाजी है। ये कहते हैं कि खर्चा, दूसरा क्या बहाना मारते हैं, इसमें खर्चा है। अरे तुम वीवीपैट मशीन लगा रहे हो, पर्ची उसमें से निकाल रहे हो, कंट्रोल यूनिट बना रहे हो, उसमें 3-3 मशीन तुम जोड़ रहे हो, उसमें खर्चा नहीं आ रहा है क्या? और फिर इनका बहाना रहता है कि उससे तो सस्ता, फिर इनका बहाना रहता है कि भाई इससे वोटिंग जल्दी हो जाती है। तुम चुनाव होने के बाद 1 हफ्ता, 10 दिन, 15-15 दिन तुम ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखते हो और फिर कहते हो कि मतलब कि ये जल्दी होगा। ये कैसी जल्दी? और भारत में ऐसे कौन से लोगों ने मतलब कि कोर्ट में केस दायर किया कि भाई इसमें बड़ी देरी हो रही है? कौन असंतुष्ट था पेपर से कि बैलेट पेपर के चुनाव में देरी होती है? कोई ऐसा केस हुआ नहीं। आपने अपने मन से सोच लिया, अपने मन से दायर मतलब ये मान लिया कि बैलेट पेपर पे बहुत देरी हो रही है। अभी हिमाचल का चुनाव हुआ तो 1 महीना आपने मतलब कि ये ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखा था तो देरी नहीं हुई। आप गिनने में 6 घंटा 10 घंटा और गिनने में लग सकता है, उसको आप देरी मानते हैं। 1 महीने से आप स्ट्रांग रूम में रखते हैं ताकि उसको ट्रोजन के द्वारा, वाईफाई के द्वारा हैक करके अपने मन मुताबिक जो है रिजल्ट लाया जा सके, तब आपको देरी नहीं होती।
तो ये सब बहानेबाजी है, न तो पैसा उसमें ज्यादा लगता है, न तो ज्यादा देरी का सवाल है, क्योंकि भारत में इतना किसी को जल्दी है ही नहीं कि आप मतलब कि जल्दबाजी के चक्कर में ईवीएम हैक करा दो। आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन में नहीं 2 दिन में रिजल्ट दो, कोई हमको परेशानी नहीं है। तो ये सब मसला है। तो अब दिक्कत क्या है कि अब कई बहुजनों की पार्टियां जो हैं ईवीएम से जीती, तो लोग ये कहने लगे कि मतलब कि अगर ईवीएम खराब था तो मायावती कैसे जीती, मुलायम कैसे बहुमत से जीत गया, और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जीत जाती हैं लोकल स्तर पे। तो अरे मतलब कि आप लोग को, ब्राह्मणों को क्या इतना मूर्ख समझे हो का कि आप लोग को सीधा सीधा मतलब बता देंगे कि हम मतलब कि ईवीएम इस ढंग से हैक कर रहे हैं, आपको पता चल जाए। अरे वो 1-2 पार्टियों को जानबूझ के बम्पर वोटों से जिताते हैं ताकि आपका विश्वास ईवीएम पे बना रहे। ईवीएम को बचाने के लिए जिस तरह से ब्राह्मण मीडिया, ब्राह्मण न्यायपालिका, ब्राह्मणों की पार्टियां एक तरफा ईवीएम को बचाने में जुटी हुई हैं, उसी कांग्रेस जो है ब्राह्मणों की 1 नंबर की पार्टी है, वो क्या लगता है आपको ईवीएम हटाना चाहती है? अरे वो ईवीएम को उसी ने लाया, ईवीएम कैसे हैक किया जाता है उसी ने इनको बताया है बीजेपी को, और बीजेपी के लोगों के साथ समझौता हुआ है अंदरूनी। सबूत क्या है? सबूत यह है कि गुजरात में इन्होंने रिकाउंटिंग की मांग नहीं की। अगर रिकाउंटिंग की मांग करते तो 2 नंबर पे इन्होंने नियम बनाया है कि जो 2 नंबर पे चुनाव में आएगा वही रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। तो कांग्रेस 2 नंबर की पे थी गुजरात में, लेकिन उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की नहीं की। इसका सबूत है कि उनके साथ समझौता हुआ है। तो ये सब बातें हैं, और हमारे जो मायावती मुलायम जो भोले शंकर लोग हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ईवीएम को के द्वारा कैसे इनको मतलब कि बर्बाद किया जा रहा है, और ईवीएम का उपयोग करके इनको पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि उनको भी पता है कि इनको थोड़ा थोड़ा जिंदा रखना उनकी भी मजबूरी है, ताकि मतलब कि जो थोड़ा जागृत लोग हैं वो लोग समझे कि नहीं हमारी मायावती मुलायम कुछ करेंगे। तो ये सब बातें हैं। आपको नया नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा, तब जाके जो ये ब्राह्मणों की सारी चालाकियां समझे। और जब तक आप नया नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आपकी समस्याओं का कोई हल होने वाला नहीं है। ईवीएम मुद्दे पे मैं बस ये 2 बात अपनी समाप्त करता हूँ। जय मुनिया से।